Hello students, welcome to Quest for Learning. Today I am here with the chapter Journey to the End of the Earth from class 12th English Vistas written by Tishani Doshi. Tishani Doshi is a writer and dancer of Bela's Gujarati origin. She was born in Madras in 1975. She moved to London in 1999. In 2001, she returned to India. She has published 6 books of poetry and fiction. Her essays, poems, and short stories have been widely anthologized. The lesson, Journey to the End of the Earth, refers to the manner in which geological phenomena enable us to trace the history of mankind. It also tells us about the way in which land masses and countries are formed. The writer Tishani Doshi emphasizes the impact of human endeavor to dominate nature. The aim of this program, Students on Ice, is to provide inspiring educational opportunities to the students, which will help them to foster new understanding and respect for our planet, and also to teach them the importance of protecting the environment. They are the future policy maker. Through this program, they would save this planet from ecological hazards and the harmful effect of global warming. Let us read the lesson. Journey to the end of Earth means Antarctica, which is near the South Pole. South Pole के पास एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है. यहाँ की जर्नी जो राइटर तिशानी दोषी कर रही है स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के तहत वो जा रही है, जिसका नेतृत्व जो है जॉफ ग्रीन कर रहे हैं. बिफोर यू रीड, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, द एंटार्क्टिका इज द प्लेस टू गो टू. यदि आप इस ग्रह के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए जाने की जगह एंटार्क्टिका है. अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड ए रशियन रिसर्च वेसल, द एकेडमिक सोकोलस्की, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world. राइटर बताती है कि वर्ष के शुरू में मैंने स्वयं को एक रूसी रिसर्च जहाज में पाया जिसका नाम था एकेडमिक सोकोलस्की, जो संसार के सबसे ठंडे, सबसे सूखे, सबसे ज्यादा हवा वाले महाद्वीप की तरफ बढ़ रहा था, जिसका नाम था एंटार्क्टिका. माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मैड्रास. इक्वेटर मिडल में इमेजिनरी लाइन होती है जिसकी एक तरफ क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है, दूसरी तरफ साउथ हेमिस्फीयर, और साउथ हेमिस्फीयर में एंटार्क्टिका पड़ता है. राइटर ने अपनी यात्रा मैड्रास से भूमध्य रेखा से 13.09 डिग्री उत्तर से शुरू की थी, और इस यात्रा के दौरान 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स और 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर्स. इसमें 9 टाइम जोन, चेक पोस्ट, 3 वाटर बॉडी और बहुत सी क्या है पृथ्वी के भाग क्रॉस करने पड़ते थे. अब ये वाटर बॉडीज क्या हैं? ये वो ओशियन है जो रास्ते में पड़ते हैं, जैसे अटलांटिक है, पैसिफिक है, इंडियन ओशियन है. By the time I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship, so my first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief, followed up with an immediate and profound wonder. राइटर यहाँ पे बता रही है कि उसमें जब मैंने वास्तव में अंटार्कटिका महाद्वीप पर अपना कदम रखा, मैं 100 घंटों से भी ज्यादा समय तक कार, हवाई जहाज और एक जहाज में मिश्रित यात्रा कर चुकी थी. इसलिए अंटार्कटिका के सफेद, विस्तृत और शांत नीले क्षितिज का सामना करते ही मेरी पहली इमोशन राहत की थी, और उसके तुरंत बाद मुझे गहरा आश्चर्य हुआ. वंडर एट इट्स इमेंसिटी. इमेंसिटी मीन्स ह्यूजनेस. मुझे इसकी विशालता पे हैरानी थी, इट्स आइसोलेशन, इसके अलगाव पे, बट मेनली एट हाउ देयर कुड ever have been a time when India and Antarctica
were part of the same land mass। पर मुख्य रूप से आश्चर्य यह सोचकर था कि भारत और अंटार्कटिका कभी एक ही जमीन के हिस्से कैसे रहे होंगे। 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist, centered roughly around the present-day Antarctica। 650 मिलियन वर्ष पहले एक विशाल मिश्रित दक्षिणी सुपर महाद्वीप गोंडवाना वास्तव में अस्तित्व में आया, जो लगभग आज के अंटार्कटिका के पास केंद्रित था। Things were quite different then। चीजें तब बिल्कुल भिन्न थी। ह्यूमन हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन। मानव संसार में नहीं आया था। एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर। और मौसम अधिक गर्म था। होस्टिंग ए ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा में प्लांट्स आते हैं, प्लांट्स लाइफ आ गया, फ्लावरिंग प्लांट्स, ग्रास, फॉरेस्ट एटसेट्रा। फौना में एनिमल लाइफ, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, फिशेस, ये फौना में आ गए। तो गोंडवाना में ये जीव और वनस्पति जगत जो था फल फूल रहा था। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड। 500 मिलियन वर्षों तक गोंडवाना फलता फूलता रहा। थ्राइव्ड इज फ्लरिश्ड। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर वर वाइप्ड आउट एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडर वे। लेकिन उस समय के आसपास जब डायनासोर क्या है, लुप्त हो गए, खत्म हो गए, और स्तनधारियों का युग शुरू हो गया। द लैंड मास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज। जमीन का वह टुकड़ा देशों के रूप में बंटने के लिए मजबूर हो गया। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे। और पृथ्वी को इस प्रकार ढाल दिया जैसा आज हम इसे देखते हैं। अब गोंडवाना कॉन्टिनेंट कैसे बना? तो एक पेंजियो कॉन्टिनेंट था, सुपर कॉन्टिनेंट। अर्थ के जितने भी कॉन्टिनेंट थे ऑल कनेक्टेड, सारे जुड़े थे, और एक बड़ा लैंड मास पेंजिया बन गया, जिसकी खोज एल्फ्रेड वेगनर ने की। अब पेंजिया के 200 वर्ष पहले दो टुकड़े हो गए, एक लॉरेशिया और दूसरा गोंडवाना। अब लॉरेशिया जो आपका है, लॉरेशिया में प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स जैसे नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, ये आगे। गोंडवाना में आपके आगे एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, साउथ अमेरिका आ गया, और सब कॉन्टिनेंट इंडिया आ गया। ये इसमें आ गए। दो में डिवीजन होगी, लॉरेशिया एंड गोंडवाना। ऐसे गोंडवाना का उदय हुआ। To visit Antarctica now is to be part of that history। Antarctica का दौरा करना अब उस इतिहास का एक हिस्सा बनना है। To get a grasp means to gain understanding, इस बात को समझना, of where we have come from, हम कहाँ से आए हैं, and where we could possibly be heading, और हम किस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। It is to understand the significance of Cordilleran faults and Precambrian granite shields, ozone and carbon, एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। इसका अर्थ है कि कॉर्डिलेरन सतह और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट की ढालों के महत्व को समझना, ओजोन और कार्बन का विकास और विनाश के बारे में जानना। व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन मिलियन ईयर्स, इट कैन गेट प्रिटी माइंड बॉगलिंग। जब आप इस सबके बारे में सोचते हैं जो 1 मिलियन वर्षों के दौरान घटित हो सकता है, तो यह दिमाग को झकझोर देने वाला हो सकता है। इमेजिन, कल्पना कीजिए, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, भारत उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बक्कल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालय। एशिया की ऊपरी परत के विरुद्ध टकराने और इसकी सतह को उधेड़ने और हिमालय का निर्माण करने के लिए। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका उत्तरी अमेरिका से जाकर मिलने के लिए खिसकता हुआ। एंड ओपनिंग ऑफ द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट ए कोल्ड सर्कमपोलर करंट कीपिंग एंटार्क्टिका फ्रीज डेसोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। क्या है? एक ठंडी ध्रुवीय धारा का निर्माण करके एक रास्ते को खोलते हुए एंटार्क्टिका को जमा हुआ बंजर
और संसार के पैंदे में रखते हुए। For a sun worshipping South Indian like myself, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect, not just for circulatory and metabolic function but also for the imagination. राइटर साउथ इंडियन है, बता रहे कि मेरे जैसे सूर्य की पूजा करने वाले साउथ इंडियन के लिए 2 सप्ताह ऐसी जगह पे बिताना जहाँ पृथ्वी की कुल बर्फ का 90% बर्फ जमा है, भाव शून्य कर देने वाला अनुभव था, न केवल नसों और पाचन क्रिया के लिए बल्कि सोचने के लिए भी। इट इज लाइक वॉकिंग इन टू ए जाइंट पिंग पोंग बॉल डिवाइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, नो ट्रीज, बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग्स। यह एक बहुत बड़ी पिंग पोंग वॉल के अंदर चलने जैसा था, जहाँ पे क्या था, कोई भी मानवीय चिन्ह नहीं था, कोई पेड़, कोई विज्ञापन पट, कोई भवन, बिल्कुल भी नहीं था। You lose all earthly sense of perspective and time here. मनुष्य क्या करता है, यहाँ पे इसमें और संसारिक भावना सब खो देता है, यहाँ तक कि अपना दृष्टिकोण भी। The visual scale ranges from the microscopic to the mighty midges and mites to blue whales and icebergs as big as countries. The largest recorded was the size of Belgium. Visual scale रेंज में सूक्ष्म आकार से लेकर विशाल जंतु तक, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, दीमक से लेकर नील व्हेल और बड़े देश के आकार के आइसबर्ग तक, सबसे बड़ा आइसबर्ग बेल्जियम के आकार तक का रिकॉर्ड किया गया। This goes on and on and on in surreal 24-hour austral summer light. Austral means southern hemisphere, and a ubiquitous silence interrupted only by the occasional avalanche or calving ice sheets consecrate the place. यहाँ पे क्या है, दिन अजीब से 24 घंटे दक्षिणी समर की रोशनी में और सदा जो है कायम रहने वाली शांति में चलते रहते हैं, जो कभी कभार केवल बर्फ की खिसकने या टूटकर अलग हो जाने से बाधित होते हैं। It is an immersion that will force you to place yourself in the context of the Earth's geological history. यह एक प्रकार की तल्लीनता है जो आपको पृथ्वी की भौगोलिक इतिहास के संदर्भ में रखने को बाध्य करती है। एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड। मैनकाइंड के लिए यह सही इंडिकेशन नहीं है। Indications are not good for mankind. Human civilizations have been around for a paltry 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock. मानवीय सभ्यता को अस्तित्व में आए हुए 12,000 वर्षों से भी कम समय हुआ और यह समय जियोलॉजिकल क्लॉक भी कुछ सेकंड के बराबर है। In that short amount of time, we have managed to create quite a ruckus. Ruckus means noise. Etching means marking our dominance over nature with our villages, towns, city, mega cities. इस थोड़े से समय में हमने नेचर में एक भारी हलचल पैदा कर दी है। अपने गांवों, कस्बों, शहरों, विशाल शहरों के साथ नेचर के ऊपर हमने अपने डोमिनेंस जो है उसको इस्टेब्लिश किया है, नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश की है। The rapid increase of human populations has left us battling with other species for limited resources. तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या ने हमें अन्य प्रजातियों के साथ सीमित साधनों के लिए संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया है। And the unmitigated burning of fossil fuels has created a blanket of carbon dioxide around the world.
और अनमिटिगेटेड मीन्स कंटिन्यूस निरंतर। और निरंतर जल रहे फॉसिल फ्यूल्स ने अब संसार के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड का आवरण बना दिया है, विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जो धीरे धीरे परंतु यकीनन जो है संसार का औसत तापमान बढ़ा रहा है। Climate change is one of the most hotly contested environmental debates of our time. आज के समय में वाद विवाद के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक जलवायु परिवर्तन है। Will the West Antarctic ice sheet melt entirely? क्या पश्चिमी अंटार्कटिक बर्फ की पट्टी पूरी तरह से पिघल जाएगी? Will the Gulf Stream ocean current be disrupted? क्या समुद्री खाड़ी धाराएं अस्त व्यस्त हो जाएंगी? Will it be the end of the world as we know it? क्या यह संसार का अंत होगा जैसा हम इसे जानते हैं? Maybe, may not be, हो भी सकता है, नहीं भी। Either way, दोनों ही तरह से अंटार्कटिका इज ए क्रूशल एलिमेंट इन दिस डिबेट। इस डिबेट में अंटार्कटिका एक महत्वपूर्ण बिंदु है। नॉट जस्ट बिकॉज इट इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, ऐसा नहीं है कि यही एकमात्र जगह दुनिया में है which has never sustained a human population, जहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, मानव जनसंख्या नहीं है, एंड देयरफॉर, और इसलिए रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टीन इन दिस रिस्पेक्ट, यह तुलनात्मक रूप से साफ सुथरी रही है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, और सबसे ज़्यादा इसलिए, बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स 500,000 years old carbon records trapped in its layers of ice. इसकी बर्फ की तह में आधा मिलियन वर्ष पुराने कार्बन की रिकॉर्ड जो वो दबे हुए हैं। इफ यू वांट टू स्टडी एग्जामिन द अर्थ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, यदि हम अर्थ के भूत वर्तमान भविष्य का अध्ययन करना चाहते हैं, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो, तो इसके लिए अंटार्कटिका सही जगह है जहां हमें जाना होगा। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक ओशन में प्रवाहित होने वाली गर्म पानी की एक प्रमुख महासागरीय धारा है। मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होने के कारण इसे गल्फ ऑफ स्ट्रीम कहा गया है। Questions of the lesson. First question, how do geological phenomena help us to know about the history of mankind? Answer, geological phenomena helps us to know about the history of mankind. It tells us the way in which land masses or countries are formed. We come to know where we have come from and where we are possibly be heading. 650 million years ago, a supercontinent Gondwana did indeed exist. No human race existed on the earth because the environment was not favorable. With the extinction of dinosaurs, the mammals started existing, and after the separation of landmass, the human race started flourishing on the earth. Second question, what are the indications for the future of mankind? The indications for the future of mankind are not good. Human population has been rapidly increasing. Natural resources have become limited and we have to struggle with other species for them. Forests are being cut and fossil fuels are being burnt, and these factors are increasing the global temperature. Melting of glaciers, depletion of ozone layer, and global warming are endangering man's existence on Earth. These grave indications may or may not bring about the end of the world. Difficult words: research, exploration, investigation, अनुसंधान, खोज, time zone, region, an area throughout which the same standard time is used. एक इसमें का क्षेत्र, ecospheres, the parts of the universe where life can exist. Expansive, widespread, व्यापक, विस्तृत. Uninterrupted, continuous, निरंतर. Amalgamated, combined, मिश्रित. Mind boggling, confusing, आश्चर्यचकित कर देने वाला. Circumpolar, around the poles,
ध्रुवों के गिर्द, परस्पेक्टिव, पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण, माइक्रोस्कोपिक, वेरी स्मॉल, बहुत छोटे छोटे, ऑस्ट्रल, कमिंग फ्रॉम द साउथ विंड्स, दक्षिणी पवन से संबंधित, सरियल, वेरी स्ट्रेंज, विचित्र, रकस, नॉइस, जियोलॉजिकल, कंसर्निंग द स्टडी ऑफ द अर्थ, भूवैज्ञानिक, फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल ऑयल, खनिज तेल, as petrol and diesel, pristine, pure, शुद्ध. Here I end the first part of the lesson. See you next video. Till then, goodbye.